हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट कोचिंग में बने रहने के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको क्लास 10th का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखना और सभी प्रश्नों को याद कर लेना। ये सभी प्रश्न आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो आपका हर एक साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन आपका 2024 में ही पूछा जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप लोग पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। काफी आप सभी के लिए कई चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाला है, इसलिए आप लोग देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए स्टडी पॉइंट कोचिंग मस्ती। तो चले दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देते कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार होंगे तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सके। तो अगर आप नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को ऑन कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करना। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा पहला प्रश्न होगा। देखिए, सबसे पहले आपके प्रश्न का हेडिंग है, बोलता है कि प्रश्न संख्या 1 से 50 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से एक सही है तो अपने द्वारा चुने गए विकल्प को ओमर शीट पर चिन्ह करें। तो ओमर शीट तो दोस्तों हमारे पास तो है नहीं, हम केवल इस क्वेश्चन को टिक करके हिट करके आप लोग का ओमर शीट में क्या करें, रंगने का आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चले दोस्तों, इस पहला प्रश्न मेरा है इस वीडियो के कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है। यानी पहला प्रश्न आपका कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब। तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। पहला ऑप्शन है कि आभासी, दूसरा ऑप्शन है कि वास्तविक, तीसरा बोलता है किसी प्रकार का नहीं, चौथा बोलता है क्या, डी बोलता है कि दोनों प्रकार का बनता है। तो दोस्तों, अवतल दर्पण वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है दोनों प्रकार का बनता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी दोनों प्रकार का। उसी प्रकार आप लोग का दूसरा प्रश्न है इस वीडियो के कि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी होता है कि वास्तविक होता है, किसी प्रकार का नहीं बनता है कि दोनों प्रकार के बनता है। तो दूसरा नंबर के सही जवाब होगा आपका कि उत्तल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? आभासी होता है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का मेरा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आभासी होता है। तो तीसरा प्रश्न आपका है, बोल तीसरा प्रश्न कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रहती है तो उसका प्रतिबिंब कहां होता है? केंद्रक पर बनता है कि अनंत पर बनता है कि ध्रुव पर बनता है कि दर्पण के पीछे बनता है? तो सही जवाब होगा इस क्वेश्चन के हमारा कि जब वस्तु का अवतल दर्पण के फोकस दूरी पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? तो अनंत पर बनता है। सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। तीसरा प्रश्न के ऑप्शन होगा क्या? बी, यानी सही जवाब होगा अनंत पर बनता है। उसी प्रकार दोस्तों चौथा प्रश्न है इस वीडियो के, मेरा चौथा प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित करिए। यानी गलत, कौन गलत है? गलत को ही क्या करना है, माने टिक करना है। तो आपका बोलते हैं पहला ऑप्शन कि अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये हमारा कि कथन सही है, गलत चुनना है। दूसरा बोलते अवतल दर्पण वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो जी हाँ दोस्तों, यही अवतल दर्पण वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब नहीं बनता है। कैसा क्या बनता है? बड़ा बनता है। इसलिए क्वेश्चन के इस ऑप्शन जो दिया है आपका गलत दिया है, इसलिए इस गलत ऑप्शन आपका क्या होगा? बी होगा। ये सही जवाब आपका इस प्रश्न करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी अवतल दर्पण वस्तु से का छोटा आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद आपका पांचवा प्रश्न है, पांचवा नंबर प्रश्न बोलता है कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यानी उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि किसी भी शर्त में नहीं, यानी पहला ऑप्शन है किसी भी शर्त में नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, इस सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, किसी भी शर्त में क्या होगा? उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां है इस वीडियो के, मेरा 5वां प्रश्न बोलता है कि गोलीय दर्पण में बोलता है कि F बराबर क्या होता है, यानी गोलीय दर्पण के सूत्र क्या होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कि गोलीय दर्पण में F बराबर R/2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी सही जवाब होगा गोलीय दर्पण में F बराबर R/2, यानी फोकस बराबर का त्रिज्या बटा 2। उसी प्रकार दोस्तों 7वां प्रश्न बोलता है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। हम क्या करते हैं, दाढ़ी बनाते तो उस समय कौन से दर्पण का यूज करते हैं। 7वां प्रश्न यही है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया कि समतल दर्पण, बी दिया अवतल दर्पण, सी दिया उत्तल दर्पण, डी दिया परवलयिक के दर्पण व्यवहार में लाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा हमारा कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के मेरा सही जवाब होगा अवतल दर्पण। जब का आपके नाइफ जो होता है हजामती दर्पण में हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण। जब नाइफ हमारा बालों के काटता है, हम दाढ़ी बनाते हैं तो छोटे छोटे बालों को क्या करते हैं, ये 12 करके हमारा अवतल दर्पण दिखाने का काम करते हैं, जो आसानी से हम बालों को काट सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का। तो उसी प्रकार दोस्तों हमारा 8वां नंबर प्रश्न है, मोटर में चालक के समीप कौन सा दर्पण लगा होता है, यानी मोटर में चालक के समय उसके नजदीक यानी ड्राइवर के पास में कौन सा दर्पण लगा होता है। यानी जो 4 पहिया, 2 पहिया, 5 पहिया, 10 पहिया जो गाड़ी है उसमें उस कंडक्टर जो चालक है, जो पायलट है, जो ड्राइवर जो का गाड़ी को चलाता है, तो उसके सामने उसके साइड में कौन सा दर्पण लगा होता है। अगर समतल लगा रहता है कि अवतल लगा रहता है कि उत्तल लगा रहता है कि परवलयिक दर्पण लगा रहता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन का मेरा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तल दर्पण। यानी जो बस, ट्रक और क्या मोटरसाइकिल में क्या ये सब हमारा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वो और उसमें क्या करते हैं, साइड के माने किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, उत्तल दर्पण में क्या करते हैं, देखते हैं। उत्तल दर्पण का दूर की वस्तु को नजदीक करके दिखाने के काम करते हैं, पूरा साफ साफ दिखाने के काम करते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मोटर गाड़ियों में हम क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आप लोग पूरे गौर से वीडियो देखिए, पूरे ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना पसंद कीजिए। आप लोग भी इस साल क्या करना है, 400 से ज्यादा नंबर का मैट्रिक एग्जाम में लाना है। अगर 400 से ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए स्टडी पॉइंट कोचिंग मस्ती। दोस्तों 400 से ज्यादा नंबर लाइए और उपहार में साइकिल प्राइज लेकर जाइए। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा 9वां प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न बोलता है कि अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु C पर रहती है, C और F के बीच रहती है, F पर रहती है और F और P के बीच रहती है। तो सही जवाब होगा इसका, यानी C पर रहती है, यानी सेंटर पर रहती है। C से क्या होगा, सेंटर यानी केंद्र पर। यानी क्या होगा, जब वस्तु केंद्र पर होगा तब उसका अवतल दर्पण द्वारा उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो बड़ा बनता है वस्तु से, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों इस वीडियो के मेरा 10वां प्रश्न है, बोलते कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है। यानी आधी होती है कि बराबर होती है कि दुगुना होती है कि 4 गुना होती है। तो सही जवाब होगा इसका, हमारा अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, आधी होती है, यानी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, आधी होगी। तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या के आधी होगी। उसी प्रकार दोस्तों मेरा 11 नंबर प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब होगा आपका 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर कैसे हो जाएगा, तो देखिएगा आपके प्रश्न में दिया है, क्या दिया है, फोकस दूरी दिया है, यानी F बराबर कितना 10 सेंटीमीटर दिया है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, उसकी फोकस माने वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो R बराबर वाट,
तो R बराबर हुआ तो फॉर्मूला होता है क्या, F बराबर क्या जगह R/2 होता है फॉर्मूला। जब F बराबर R/2 गया तो अब देखिए गुणा में क्या, भाग में 2 है, इधर तो गुणा में जाएगा तो 2F बराबर क्या जगह R, तो R बराबर अब क्या जगह 2 है। तो जब R बराबर 2F हो गया तो यहाँ पर 2 गुणे F के मान कितना 10, तो 10 सेंटीमीटर, तो 10 दूनी 20, तो हमारा इस क्वेश्चन के सही जवाब क्या जो ऑप्शन नंबर बी यानी 20 सेंटीमीटर होगा। तो चलो दोस्तों इस वीडियो के मेरा 12 नंबर प्रश्न, 12वां प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो दर्पण के सामने ध्रुव से 8 सेंटीमीटर पर एक वस्तु है, तो इसकी प्रतिबिंब होगा दर्पण के फोकस पर बनेगा कि अनंत पर बनेगा कि दर्पण के पीछे बनेगा कि दर्पण के फोकस से दर्पण के आगे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। तो सही जवाब होगा इसका क्या होगा, आपका सही जवाब होगा दर्पण के पीछे बनेगा। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न के हमारा दर्पण के पीछे बनेगा। कहां बनेगा, दर्पण के पीछे, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चले दोस्तों इसी प्रकार आपका क्या क्वेश्चन नंबर 13 है, इस वीडियो के 13 नंबर प्रश्न है, बोल रहा कि अवतल दर्पण के सामने 2 सेंटीमीटर ऊंचाई बनता है, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है कि दर्पण के फोकस पर बनता है कि दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है कि दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न के हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी दर्पण के पीछे बनता है। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन के सही जवाब होगा दर्पण के पीछे, ऑप्शन नंबर ए। उसी प्रकार दोस्तों इस वीडियो के मेरा 14 नंबर प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को माने बोलता है ऑप्शन नंबर कि वक्रता केंद्र के बाहर रखना चाहिए कि वक्रता के केंद्र पर रखना चाहिए कि वक्रता केंद्र फोकस के बीच में रखना चाहिए कि फोकस एवं ध्रुव के बीच में रखना चाहिए। तो इस प्रकार के प्रश्न का सही जवाब होगा आपका कहां रखना चाहिए, तब फोकस एवं ध्रुव के बीच रखना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। तो जी हाँ दोस्तों 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी फोकस एवं ध्रुव के बीच रखना चाहिए। तो चले दोस्तों 15 नंबर, इस वीडियो के मेरा 15 नंबर प्रश्न बोलता है कि एक गोलीय दर्पण 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे एक वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है, तो जिसे ओर वस्तु है तो दर्पण का आवर्धन है। तो दर्पण का आवर्धन है तो सही जवाब होगा 5 होगा। कैसे होगा दोस्तों, तो इस वीडियो के का 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा 5 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन नंबर क्या जगह ए। तो ऑप्शन नंबर ए कैसे होगा, तो आपका दर्पण जो दिया है माने प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो F बराबर का R/2 होता है। तो गोलीय दर्पण की जो फोकस त्रिज्या दी है कितना R दी, तो ये आप R/2 होता है फॉर्मूला, यानी F बराबर R/2। तो R के मान कितना है 30 सेंटीमीटर, 30/6 तो 6×5 तो कितने जगह 5 सेंटीमीटर, इसलिए इस क्वेश्चन के सही जवाब हो जाएगा कितना 5 सेंटीमीटर। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है, तो उसका प्रतिबिंब है आभासी और छोटा होगा कि आभासी और बड़ा होगा कि वास्तविक और छोटा होगा कि वास्तविक और बड़ा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 के सही जवाब होगा आभासी और बड़ा होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यानी आभासी और बड़ा। इसके क्वेश्चन नंबर का 17 है आपका, देखिए यहां पर ट है ना, तो ट नहीं क्या अ होगा, तो इस क्या जगह अवतल, इसको क्या बोलेंगे अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है जब वस्तु फोकस पर है होता है, फोकस तथा दर्पण के बीच होता है, वक्रता के त्रिज्या पर होता है, अनंत पर होता है। तो सही जवाब होगा इसका क्या जगह, यानी माने वस्तु का फोकस तथा दर्पण के बीच में होता है, यानी फोकस तथा दर्पण के बीच, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। 17 नंबर प्रश्न के ऑप्शन नंबर क्या जगह बी होगा सही, यानी फोकस तथा दर्पण के बीच में। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा 18 नंबर प्रश्न है,
बोलता है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है उल्टा होता है कि सीधा होता है, कि हमेशा सीधा होता है, कि उल्टा तो सीधा होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा क्या, क्या जगह हमेशा सीधा, यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। यह सही होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का अनुपात होता है। यानी किसी गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 0.5 होता है, 0.5। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 0.5। इसके बाद दोस्तों 20 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, कि दर्पण तथा फोकस के बीच बनेगा, कि फोकस पर बनेगा, कि दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो सही जवाब होगा इसका हमारा दर्पण के वक्रता के केंद्र पर बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 नंबर प्रश्न, किसी बिंब अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है। तो बोलते हैं वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए, तो वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए, तो सही जवाब होगा कहां होना चाहिए, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी दर्पण से आप चाहे कितने ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, समतल अथवा उत्तल। तो सही जवाब होगा आपका क्या, समतल अथवा उत्तल, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद दोस्तों 23 नंबर प्रश्न है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे क्या कहते हैं। यानी प्रश्न आपका है 23 नंबर कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते, क्या कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोलता है पारदर्शी पदार्थ, बी है अपारदर्शी पदार्थ, सी है परभासी पदार्थ, डी है बटर पेपर। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी पारदर्शी पदार्थ। यानी ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से अगर पार कर जाता है तो उसे पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। इसी प्रकार हमारा 24 नंबर प्रश्न है, इस वीडियो के 24 नंबर प्रश्न है कि परावर्तन का कोण होता है। तो परावर्तन का कोण होता है परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। तो जी हाँ दोस्तों, इसी प्रश्न का मेरा सही जवाब होगा क्या, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, इस वीडियो का 25 नंबर प्रश्न है। 25वां प्रश्न बोलते हैं निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी अवतल दर्पण द्वारा। यानी अवतल दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब का मिल सकता है आसानी से। और क्वेश्चन नंबर 26 है आपका 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पदार्थ द्वारा किसी वस्तु का भासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ द्वारा किसी वस्तु का भासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा। यानी तीनों प्रकार के समतल दर्पण और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के मेरा 27वां प्रश्न है कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है। तो सही जवाब होगा आपका क्या, उत्तल दर्पण से।
तो ये हमारा ये क्या दोनों प्रकार के दर्पणों से ये क्या ये नहीं होगा, आपका ये गलत है। ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कौन सा आंसर होगा, उत्तल दर्पण से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। 28 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर त्रिभुज मिल सकता है। क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर त्रिभुज मिल सकता है। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी अवतल दर्पण। क्या होगा, अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 29 है कि कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी अनंत पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है आपका। 30 नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आधी। तो उसी प्रकार दोस्तों आप पूरे वीडियो के शुरू से अंत तक आप देखने का प्रयास कीजिए। इस साल भी पक्का आपका 400 से ज्यादा नंबर का आने वाला है। इस कोचिंग से बहुत धाकर रिजल्ट इस 2024 से होने वाला है। दोस्तों आप पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपका भी अगर गौर से वीडियो को देखते हैं तो शुरू से अंत तक तो आपका भी 400 नंबर से ऊपर आ सकता है। इसलिए दोस्तों आप पूरे ध्यान से गौर से देखिए पूरे वीडियो। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा 31वां प्रश्न होगा। 31वां प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। तो इस क्वेश्चन का मेरा सही जवाब होगा आपका कि आभासी और बड़ा, आभासी और बड़ा, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी आभासी और बड़ा। तो दोस्तों इस वीडियो के मेरा 32वां प्रश्न है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। तो वस्तु की स्थिति क्या होती है, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच, यानी सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी। इसका क्वेश्चन नंबर 33 है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के मेरा सही जवाब होगा उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, तो दोस्तों मेरा 34वां प्रश्न है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक और सीधा होता है। काल्पनिक और सीधा, यानी ऑप्शन नंबर बी। सही जवाब होगा आपके काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के। इसका क्वेश्चन नंबर 35 है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा। सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरा 36 है कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, दर्पण हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है समतल, उत्तल, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल, सी है कि समतल अथवा उत्तल, डी है अवतल। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी समतल अथवा उत्तल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरा 37 है कि संबंध F बराबर R/2 सत्य है। तो इस क्वेश्चन के मेरा सही जवाब होगा कि उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए, उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए, ऑप्शन नंबर सी। इसका क्वेश्चन नंबर 38 है। इस वीडियो के मेरा 38वां प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m1 ऋणात्मक है। तो इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब क्या वस्तु से छोटा है, कि वस्तु से बड़ा है, कि सीधा है, कि उल्टा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन के मेरा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या जगह डी, यानी उल्टा। इसके बाद मेरा क्वेश्चन नंबर 39 है। इस वीडियो के मेरा 39वां प्रश्न है कि हवा या निर्वात में प्रकाश का चाल होता है। तो हवा या निर्वात में प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है कि जब कोई प्रकाश का प्रकाशीय माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब आवृत्ति बदलती है, चाल बदलती है, आवृत्ति तो चाल बदलता है, डी है कोई परिवर्तन नहीं होता। सही जवाब होगा हमारे कि ऑप्शन नंबर बी यानी चाल बदलती है। यानी जब भी कोई प्रकाश का प्रकाशीय माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, नहीं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करके तो इसका का चाल बदलेगा। इसका क्वेश्चन नंबर 41 है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश की किरण मुड़ जाती है तो बोलता है कि किरण मुड़ने को कहा जाता है। तो किरण को मुड़ने को क्या कहा जाता है? तो अपवर्तन कहा जाता है। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी यानी अपवर्तन कहा जाता है। यानी मुड़ने की घटना को क्या बोला जाता है? अपवर्तन बोला जाता है। जब भी कोई माने प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर जाने में प्रकाश की जो किरण मुड़ती है तो वही मुड़ने को ही क्या बोला जाता है? अपवर्तन बोला जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरा 42 है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रकाश की चाल में क्या होता है? परिवर्तन के कारण होता है। तब 42 के सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका क्वेश्चन नंबर 43 है कि आपतन कोण आई अपवर्तन कोण आर तथा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n इंटू 2 1 हो तो स्नेल का नियम होता है हमारा क्या होगा? यानी n 2 1 बराबर साइन आई बटा साइन आर यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी हो जाएगा। इसके क्वेश्चन नंबर मेरा 44 है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब आपतन कोण से अपवर्तन कोण होता है। तो आपतन कोण से अपवर्तन कोण क्या होता है? हमेशा माने छोटा होता है यानी छोटा होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद इस वीडियो के मेरा 45 नंबर प्रश्न है कि हवा में प्रकाश का चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड तथा कांच में प्रकाश का चाल 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। तो कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक Ng का मान होगा। तो Ng का मान होगा हमारा का 3/2 यानी सही जवाब होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए यानी 3/2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है कि जल तथा कांच का अपवर्तनांक 4/3 और 3/2 है। तो जल का कांच के अपेक्षा अपवर्तनांक होगा। तो कांच के अपेक्षा अपवर्तनांक होगा जो आपका 8/9 होगा। 8/9 ये सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 8/9। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के बराबर हो तब आपतन कोण होता है। तो आपतन कोण हमेशा माने यहां पर उसका मान होगा कि जब आपतन कोण का जो मान होता है क्रांति कोण के बराबर होगा तो अपवर्तन कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी यानी 90 डिग्री। इसका क्वेश्चन नंबर 48 है कि पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है। इसका कारण क्या होता है? तो पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है उसका वजह होता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन या पूरा के पूरा का आंतरिक परावर्तन होता है इसलिए वो चमकीला क्या होता है? हमारे हवा का बुलबुला माने चमकीला दिखाई देता है पानी में। इसके क्वेश्चन में 49 है कि कोई प्रकाश किरण कांच की एक स्लेब पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तो स्लेब के दूसरे सतह से निर्गत किरण अभिलंब के साथ कोण बनाएगा। तो अभिलंब के साथ वो हमेशा कितना डिग्री कोण बनाएगा? 30 डिग्री कोण बनाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 30 डिग्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है कि जल में स्थित किसी वस्तु को हवा से देखने पर वस्तु की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से क्या होता है? तो हमेशा यहां पर क्या होगा? कम ही होगा। यानी जल में स्थित जब भी किसी वस्तु को हवा से देखने पर वस्तु का आभासी गहराई जो होता है वो क्या होता है? कम होता है। इस क्वेश्चन के सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर। तो चले दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वीडियो के पहला प्रश्न होगा, इस वीडियो के मेरा पहला प्रश्न होगा कि पहला प्रश्न दिया है कि प्रतिरोध का मात्रक है। तो प्रतिरोध का मात्रक है
ऑप्शन नंबर ए में दिया है कूलम, बी में दिया है एम्पियर और सी में दिया है ओम। सी में क्या दिया है? ओम। और डी में दिया है जूल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ओम। यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरा दूसरा है। इस वीडियो का दूसरा प्रश्न है, ए और बी दो प्रतिरोध पार्श्वबद्ध समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दे ए से अधिक होगा, बी में दिया बी से कम होगा, सी में दे दोनों के योग के बराबर होगा, डी में दिया प्रत्येक से कम होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रत्येक से कम होगा। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा तीसरा प्रश्न होगा कि विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि जूल, बी में दिया वाट घंटा, सी में दिया वाट, डी में दिया ऊर्जा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी वाट। यानी विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरा चौथा दिया है। इस वीडियो के मेरा चौथा प्रश्न है कि 1 जूल प्रति सेकंड कार्य करने की दर को कहते हैं। तो 1 जूल प्रति सेकंड कार्य करने की दर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1 वोल्ट, बी में दिया है 1 वाट, सी में दिया है 1 एम्पियर, डी में दिया है 1 किलोवाट। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी 1 वाट। यानी 1 जूल प्रति सेकंड कार्य करने की दर को हम 1 वाट कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरा 5वां दिया है। इस वीडियो के 5वां प्रश्न होगा कि किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, बी में दिया प्रोटॉन का प्रवाह, सी में दिया है न्यूट्रॉन का प्रवाह, डी में दिया किसी अज्ञात ऊर्जा का प्रवाह। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। यानी किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरा छठा दिया है। इस वीडियो के मेरा छठा प्रश्न होगा कि यदि R1 तथा R2 प्रतिरोध पार्श्वबद्ध हो तो उनका तुल्य प्रतिरोध होगा, यानी उनका तुल्य प्रतिरोध होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि R बराबर R1 गुणे R2, बी में दिया R बराबर 1/R1 इंटू 1/R2, सी में दिया कि R बराबर R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, डी में दिया कि R1 माइनस R2। तो इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर सी यानी R बराबर R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। इसके बाद इस वीडियो के मेरा 7वां प्रश्न दिया है। 7वां प्रश्न दिया कि 1 कूलम्ब तुल्य होता है, यानी 1 कूलम्ब तुल्य होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि 1 जूल गुणे 1 एम्पियर, बी में दिया 1 एम्पियर गुणे 1 सेकेंड, सी में दिया 1 एम्पियर प्रति 1 सेकेंड, डी में दिया है जूल प्रति 1 सेकेंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी 1 एम्पियर गुणे 1 सेकेंड। इसके बाद 8वां प्रश्न दिया है। इस वीडियो के मेरा 8वां प्रश्न दिया है कि फ्यूज का तार व्यवहार होता है, यानी फ्यूज का तार व्यवहार होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है धारा के बहाव को नियंत्रण करने में, बी में दिया विद्युत परिपथ को तोड़ने में, सी में दिया विद्युतीय यंत्र को बचाने में, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी यानी विद्युत परिपथ को तोड़ने में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इस वीडियो के मेरा 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न दिया कि 1 एम्पियर बराबर होता है, यानी 1 एम्पियर बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया 1 कूलम प्रति सेकंड के, ऑप्शन नंबर बी में दिया 1 वोल्ट प्रति सेकंड के, सी में दिया 1 फोर्स प्रति सेकंड के, यानी 1 बॉल प्रति सेकंड के,
डी में दिया 1 वाट प्रति सेकंड के। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 कूलम प्रति सेकंड के। यानी 1 एम्पियर बराबर किसके होता है? 1 कूलम प्रति सेकंड के बराबर होता है। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा 10वां प्रश्न होगा। इस वीडियो का 10वां प्रश्न दिया है कि 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ दिया जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है पहला ऑप्शन दिया कि 0.1 एम्पियर, 2 में दिया 0.4 एम्पियर, और इसके बाद ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि 2.5 एम्पियर, और डी में दिया है 10 एम्पियर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी 0.1 एम्पियर। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा 11वां प्रश्न होगा। 11 नंबर प्रश्न है कि किसी चालक से होकर प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 के पावर 20 है, तो चालक से प्रवाहित धारा का मान होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 16 ओम एम्पियर, म्यू एम्पियर, 16 म्यू एम्पियर, बी में दिया 10 × 10 के पावर 2 एम्पियर, सी में दिया कि 16 मीटर एम्पियर, डी में दिया है कि 16 एम्पियर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 16 एम्पियर। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो के मेरा 12 नंबर प्रश्न है। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा 12वां प्रश्न है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण है, यानी 12वां प्रश्न बोलता है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया इलेक्ट्रॉन, बी में दिया अणु, सी में दिया नाभिक, डी में दिया परमाणु। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इलेक्ट्रॉन। यानी पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इस साल भी बहुत धाका रिजल्ट होने वाला है, तो दोस्तों आप लोग भी क्या जल्दी इस चैनल से जुड़ जाइए और 400 नंबर से अधिक नंबर लाइए और कोचिंग की तरफ से का साइकिल उपहार लेकर जाइए। दोस्तों तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन कर लीजिए स्टडी पॉइंट कोचिंग मस्ती। आप पूरे मन से क्या तैयारी करके जाइए, आप पूरे एग्जाम में पूरे गर्दा मचा करिए। पूरे वही क्वेश्चन इस चैनल पर मिलेगा जो आपको एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्नों को ही इस चैनल पर अपलोड किया जाता है। वही क्वेश्चन पढ़ाया जाता है जो आपके एग्जाम में आने वाला ही प्रश्नों को पढ़ाया जाता है। तो इसलिए दोस्तों आप पूरे बारीकी से क्वेश्चन को समझिए, पूरे अच्छी तरह से याद कर लिए जाइए, आप पूरे का गर्दा मचा कर आइए, पूरे 400 से ज्यादा नंबर लेकर आइए, साइकिल उपहार लेकर जाइए कोचिंग की तरफ से। तो चले दोस्तों, मेरा 13 नंबर प्रश्न दिया है। इस वीडियो के 13 नंबर प्रश्न होगा मेरा दिया है कि 220 वोल्ट पर किसी बल्ब से 5/11 एम्पियर की धारा बहती है, तो बल्ब की शक्ति है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया कि 220 वाट, बी में दिया 100 वाट, सी में दिया 1000 वाट, और डी में दिया 60 वाट। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी 1000 वाट। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न होगा कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, तो इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। तो यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर है तो R/R अनुपात का मान क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी 1/5। तो इसका सही जवाब है 1/5, ऑप्शन नंबर बी। तो चले दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है इस वीडियो के। बोलता है 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि I² R, बी में दिया IR², सी में दिया VI,
डी में दिया वी स्क्वायर बट्टा आर। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी यानी आई आर स्क्वायर। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, बोलता है किसी विद्युत बल्ब का अंकित 220 वोल्ट 100 वाट है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। तो इसका सही जवाब होगा हमारा 25 वाट। कितना होगा? 25 वाट। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 25 वाट, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसका क्वेश्चन नंबर 17 है। इस वीडियो के मेरा 17 नंबर प्रश्न है, बोलता है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, तो किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी में और फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। तो बोलता है श्रेणी क्रम तथा पार्श्व संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी 1:4। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 नंबर प्रश्न दिया इस वीडियो के मेरा, किसी छड़ का चुंबक को धागे के सहारे स्वतंत्र रूप में लटकाया जाए तब वह खड़ा होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि दक्षिण उत्तर की दिशा में, बी में दिया पश्चिम पूरब की दिशा में, सी में दिया उद्दग्र नीचे की ओर, डी में दिया इनमें से किसी भी दिशा में नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी दक्षिण उत्तर की दिशा में। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि चुंबक के चारों ओर जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल का अनुभव होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया प्रकाश क्षेत्र, बी में दिया विद्युत क्षेत्र, सी में दिया चुंबकीय क्षेत्र, डी में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी चुंबकीय क्षेत्र। इसका क्वेश्चन नंबर 20 है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी टेस्ला। यानी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 दिया है। 21 नंबर प्रश्न इस वीडियो के है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निरूपित करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निरूपित करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हमारे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या करती है? निरूपित करती है, यानी दिखाने के काम करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरा 22 है। इस वीडियो के 22 नंबर प्रश्न है, बोलता है कि किसी धारावाही तार के नजदीक उत्पन्न होता है, यानी किसी धारावाहिक तार के नजदीक उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया विद्युतीय क्षेत्र, बी में दिया कि चुंबकीय क्षेत्र, सी में दिया प्रकाश क्षेत्र, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो धारावाहिक तार के नजदीक क्या होता है? उत्पन्न होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है। इस वीडियो के मेरा 23 नंबर प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित में कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, यह सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका क्वेश्चन नंबर मेरा 24 है। 24 नंबर प्रश्न बोलता है कि किसी लंबे सीधे धारावाहिक तार से विद्युत धारा दक्षिण से पश्चिम की ओर प्रवाहित होता है। तो बोलता है इसके नीचे कंपास की उत्तरी ध्रुव विक्षेपित होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया कि उत्तर की ओर, बी में दिया पश्चिम की ओर, सी में दिया पूर्व की ओर, डी में दिया दक्षिण की ओर। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी पश्चिम की ओर। किसकी ओर? पश्चिम की ओर। इसका क्वेश्चन नंबर 25 है। इस वीडियो के मेरा 25 नंबर प्रश्न है कि अगर मेज के तल में धारावाहिक कुंडली में विद्युत धारा वामावर्त दिशा में प्रवाहित
होती हो तब उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल से होगा। ऑप्शन ए में दिया नीचे की ओर, बी में दिया ऊपर की ओर, सी में दिया क्षैतिज उत्तर की ओर, डी में दिया क्षैतिज दक्षिण की ओर। तो इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर बी यानी ऊपर की ओर। तो 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऊपर की ओर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 नंबर प्रश्न है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए में दिया शून्य होता है, बी में दिया इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, सी में दिया इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, डी में दिया सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सभी बिंदुओं पर क्या होता है समान होता है। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है कि धारावाही परिनालिका के अंदर नर्म लोहे का क्रोड रखा जाए तब चुंबकीय क्षेत्र का मान। ऑप्शन नंबर ए में दिया बढ़ता जाता है, बी में दिया घटता जाता है, सी में दिया अपरिवर्तित रहता है, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी का बढ़ता जाता है। क्या होगा बढ़ता जाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरा तो इस वीडियो के मेरा 28 नंबर प्रश्न है। 28 नंबर प्रश्न दिया है कि बोल रहा है यहां पर कि विद्युत मोटर में रूपांतरण होता है। तो विद्युत मोटर में रूपांतरण होता है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी यानी विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में क्या होता है वो बदलने के काम करते हैं। कौन? विद्युत मोटर। इसके बाद क्या क्वेश्चन नंबर 29 है। इस वीडियो के मेरा 29वां प्रश्न बोलता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, बी में दिया किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया, सी में दिया है कि कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, डी में दिया किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया। तो इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर सी यानी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 नंबर प्रश्न बोलते हैं विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। यानी विद्युत धारा के उत्पन्न करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी जनित्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है कि विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है। तो विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर डी यानी यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है। इस वीडियो के मेरा 32वां प्रश्न है किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी जनित्र में अस्थायी चुंबक होता है, बी में दिया है कि डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है, सी में दिया कि एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है, डी में दिया कि एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तन होता है। तो इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर डी यानी एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तन होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 दिया। इस वीडियो के मेरा 33वां प्रश्न है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होता है? तो इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर सी यानी आधे।
यानी आधा घूमने के बाद क्या होता है, वो बदल जाता है। इसके क्वेश्चन नंबर मेरा 34 है। इस वीडियो के मेरा 34वां प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादक थे। यानी विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो फैराडे। कौन थे? फैराडे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फैराडे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है। इस वीडियो के मेरा 35वां प्रश्न है, बोल रहा है कि हमारे घरों तक पावर स्टेशन से प्राप्त विद्युत धारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया डीसी, बी में दिया एसी और सी में दिया दोनों, डी में दिया है कि कभी एसी तथा डीसी कभी। तो इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर बी, यानी एसी, अल्टरनेट करंट। एसी का पूरा नाम होता है अल्टरनेट करंट। ए से अल्टरनेट और सी से करंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरा 36 है। इस वीडियो के मेरा 36वां प्रश्न है कि घरेलू परिपथ का विभवांतर होता है। तो घरेलू परिपथ का विभवांतर होता है 220 वोल्ट। कितना होता है? 220 वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है कि स्विच लगाए जाते हैं। तो स्विच लगाए जाते हैं ऑप्शन नंबर ए में ठंडे तार में, बी में गर्म तार में, सी में भूयोजित तार में, डी में कभी ठंडे तो कभी गर्म तार में। तो इसका सही जवाब होगा गर्म तार में। यानी जो स्विच लगाया जाता है किस में लगाया जाता है? गर्म तार में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है। इस वीडियो के मेरा 38वां प्रश्न है कि घरेलू परिपथ में फ्यूज तार लगाए जाते हैं। तो घरेलू परिपथ में फ्यूज तार श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। किस क्रम में लगाए जाते हैं? श्रेणी क्रम में। यानी श्रेणी क्रम में का घरेलू परिपथ में फ्यूज तार लगाए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है। इस वीडियो के मेरा 39वां प्रश्न बोलते कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान ऑप्शन नंबर ए में दिया बहुत कम हो जाता है, बी में परिवर्तित नहीं होता है, सी में बहुत अधिक बढ़ जाता है, डी में निरंतर परिवर्तित होता है। तो इसका सही जवाब होगा मेरा ऑप्शन नंबर सी, यानी बहुत अधिक बढ़ जाता है। बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है कि घरेलू परिपथ में विद्युत उपकरणों को लगाया जाता है। तो घरेलू परिपथ में विद्युत उपकरणों को समांतर क्रम में लगाया जाता है। किस क्रम में? समांतर क्रम, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरा 41 है। इस वीडियो के मेरे 41वां प्रश्न है, बोल रहा है कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए में दिया कोयला, बी में दिया प्राकृतिक गैस, सी में दिया लकड़ी, डी में दिया पेट्रोलियम। तो इसका सही जवाब होगा मेरा लकड़ी, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 दिया है कि इनमें कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। यानी इनमें कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बायोगैस। जो बायोगैस होता है वो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है। इस वीडियो के मेरा 43 नंबर प्रश्न दिया है कि प्राकृतिक गैस में अधिकता होती है। तो प्राकृतिक गैस में क्या होता है? मीथेन होता है क्या? यानी प्राकृतिक गैस में अधिकता होती है कौन? मीथेन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरा इस वीडियो के मेरा 44 नंबर प्रश्न दिया है कि इनमें से किसका उपयोग ईंधन के रूप में नहीं होगा? सीएनजी गैस का, कि एलपीजी का, कि ऑक्सीजन का, कि हाइड्रोजन का। तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन। इनमें से किसका उपयोग ईंधन के रूप में नहीं होगा? तो ऑक्सीजन का नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 दिया है। इस वीडियो के मेरा 45 तो मेरा 45 नंबर प्रश्न है। इस वीडियो के मेरा 45 नंबर प्रश्न दिया कि गोबर गैस होता है। तो गोबर गैस होता है किसमें होता है? तो उच्च कैलोरीफिक का गैस क्या होता है? गोबर गैस होता है। तो उच्च कैलोरीफिक का गैस
ऑप्शन नंबर सी होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका क्वेश्चन नंबर 46 है कि एलपीजी गैस में मुख्य इसका द्रव होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ब्यूटेन का। जो ब्यूटेन होता है वो एलपीजी गैस में मुख्य इसका क्या द्रव होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो होता है वो जैव ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। इसके क्वेश्चन नंबर 48 दिया, इस वीडियो के मेरा 48 नंबर प्रश्न होगा कि इनमें से कौन अक्षय ऊर्जा स्रोत है, तो अक्षय ऊर्जा स्रोत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया कोयला, बी में दिया पेट्रोलियम, सी में दिया सौर ऊर्जा, डी में दिया प्राकृतिक गैस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सौर ऊर्जा। इसका क्वेश्चन नंबर 49 दिया है कि इनमें से कौन सामान्य ऊर्जा स्रोत है, इनमें से कौन सामान्य ऊर्जा स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ए में दिया है भू ऊष्मीय ऊर्जा, सॉरी ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि बहते बहते जल की ऊर्जा, बी में दिया है भू ऊष्मीय ऊर्जा, सी में दिया जीवाश्म ईंधन, डी में दिया है कि सौर ऊर्जा। तो मेरा सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी जीवाश्म ईंधन। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी यानी जीवाश्म ईंधन। इस वीडियो के मेरा अंतिम प्रश्न होगा 50 नंबर प्रश्न है कि किसी ईंधन की कैलोरीफिक मान ज्ञात किया जाता है, तो किसमें ज्ञात किया जाता है, तो जूल केजी प्रति ग्राम में, यानी जूल केजी प्रति ग्राम में ज्ञात किया जाता है। सही जवाब का ऑप्शन नंबर डी। तो जी हाँ दोस्तों, इस कोचिंग में हर एक साल का 400 नंबर आता है, तो दोस्तों अपने भी सपने को भी पूरा कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग भी क्या इस चैनल से जुड़कर अपना भी क्या 400 नंबर ला सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए स्टडी पॉइंट कोचिंग मस्ती। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा पहला प्रश्न होगा, पहला प्रश्न इस वीडियो के मेरा है कि इनमें से, प्रश्न बोलते इनमें से कौन सा लेंस बनाने के लिए, माने बोलते इनमें से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। यानी प्रश्न बोलता है कि आपका ऑप्शन दिया कि जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी, 4 ऑप्शन दिया, चारों ऑप्शन में से बोलता है कि पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो अगर लेंस बनाने का जल का उपयोग किया जाता है, लेंस बनाने का कांच का उपयोग किया जाता है, लेंस बनाने में क्या प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, मगर लेंस बनाने में किसका उपयोग नहीं किया जाता है, मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। इसलिए दोस्तों इसका सही जवाब होगा मिट्टी। जो मिट्टी जो होता है, मिट्टी का लेंस बनाने में इसका प्रयोग हम नहीं करते, इसलिए इसका सही जवाब होगा मिट्टी। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा दूसरा सवाल होगा, उत्तल लेंस से, यानी बोलता है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। यानी बोलता है और उत्तल लेंस से जब भी हम वस्तु को फोकस और लेंस के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनता है। कहां पर बनता है, काल्पनिक और सीधा होगा कि काल्पनिक और उल्टा होगा कि वास्तविक और उल्टा होगा कि वास्तविक और सीधा होगा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों काल्पनिक और सीधा। क्या होगा, काल्पनिक और सीधा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी उत्तल लेंस से जब भी किसी वस्तु की फोकस और लेंस के बीच अगर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनेगा। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा तीसरा प्रश्न होगा, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखें। प्रश्न बोलता है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखें। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि लेंस के मुख्य फोकस पर, ऑप्शन नंबर बी में दिया कि फोकस से दूरी के दुगुनी पर,
दुगुनी दूरी पर, सी में दिया है कि अनंत पर, डी दिया है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर, फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा चौथा प्रश्न होगा। दोस्तों आप लोग पूरे बारीकी से क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के इस चैनल पर मिलेगा, जो एग्जाम हॉल में काफी आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्नों को इस चैनल पर अपलोड किया जाता है। आप लोग एक बार विश्वास नहीं हो तो इस चैनल पर आप लोग एक बार पढ़ाई करके देखिए, एक बार जुड़ कर देखिए, पक्का आपको अंदर हम विश्वास दिला सकते हैं। इस चैनल पर जो भी क्वेश्चन अपलोड किया जाता है, काफी वीवीआई क्वेश्चन अपलोड किया है, जिसको बोला जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा चौथा प्रश्न होगा कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। यानी बोलता है प्रश्न चौथा नंबर की किसी भी अगर शब्दकोश में पाए गए छोटा छोटा अगर अक्षर होता है तो उसको पढ़ते समय हम कौन से लेंस पसंद करेंगे। तो सही जवाब होगा इसका 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। कितना? 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस, यानी सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा पांचवा प्रश्न होगा। पांचवा प्रश्न है कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु फोकस पर रहता है, फोकस दूरी से कम दूरी पर रहता है, सी है अनंत पर रहता है, डी है कि फोकस दूरी के दूरी तथा अनंत के बीच रहता है। तो सही जवाब होगा इसका मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, यानी फोकस दूरी से कम दूरी पर रहता है। यानी फोकस दूरी से कम दूरी पर होगा तब हमारा क्या होगा, माने उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब तैयार होगा। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा छठा प्रश्न होगा। छठा नंबर प्रश्न बोलता है किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर उसके फोकस, यानी बोलता है किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर उसके फोकस तथा प्रकाश केंद्र के बीच रखे बीम के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर एम बोलते हैं यानी दूसरी ओर बहुत दूर। ऑप्शन बी में दिया बीम की ओर, सी दिया है कि दूसरी ओर एफ और 2f के बीच, डी दिया बीम की ही ओर बहुत दूर। तो इसका सही जवाब होगा हमारा बीम की ओर, यानी बीम की ओर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो जी हाँ दोस्तों आप पूरे ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। तो चले दोस्तों मेरा सातवां प्रश्न होगा। बोलता है कि किसी बीम तथा उत्तल लेंस द्वारा बने उसके वास्तविक प्रतिबिंब की बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी के, ऑप्शन नंबर ए में दिया है दूने से यानी दुगुने से बड़ी नहीं हो सकती है, दुगुने यहां पर होगा। बी में दिया है 6 गुने से छोटी नहीं हो सकती है, सी में दिया है कि 4 गुने से छोटी नहीं हो सकती है, डी में दिया 4 गुने से बड़ी नहीं हो सकती है। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 गुने से छोटी नहीं हो सकती, 4 गुने से छोटी नहीं हो सकती है। तो जी हाँ जो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 गुने से छोटी नहीं हो सकती। तो चले दोस्तों मेरा आठवां प्रश्न होगा। इस वीडियो के मेरा आठवां प्रश्न होगा कि कौन सही है, यानी बोलते हैं कौन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि उत्तल लेंस में हमेशा अभिवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमारा क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी बोलते हैं कि उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब होता है, ये सही है। उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, माने अभिवर्धित होता है। इसके बाद सी में दिया
अवतल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर क्या डी हो जाएगा, ए और बी और सी दोनों, यानी बी और सी दोनों सही होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा 9वां प्रश्न होगा। 9 नंबर प्रश्न बोलता है कि छोटा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है, या छोटा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए में समतल दर्पण में है, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण में है, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण में है, ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों में। तो सही जवाब होगा हमारा क्या, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में दोनों होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा कि ऑप्शन नंबर डी यानी बी और सी दोनों। तो चले दोस्तों, 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न देखिए, यदि लेंस का आधा भाग काले कागज से लपेट दिया जाए तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब पर क्या अवसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया कोई अवसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि प्रतिबिंब मापने में आधा होगा, सी में दिया कि प्रतिबिंब में लुप्त हो जाएगा, डी में दिया प्रतिबिंब की चमक कम हो जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा प्रतिबिंब की चमक कम हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चले दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न है इस वीडियो के मेरा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग को क्या एग्जाम में ये क्या बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया 2 नंबर के सॉल्व करने वाला। तो दिया है सवाल कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी, यही प्रश्न है। तो इस प्रकार के प्रश्न आज दोस्तों बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है, आप पूरे निर्दास होकर बनाइएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में क्या आते रहेगा, आप लोग घबराने की कोई बात नहीं, उसे छोड़कर आना नहीं है, उसके क्या उस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करके ही आना है। तो आपका प्रश्न बोलता है कि 11 नंबर की एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, क्षमता पूछ रहे तो P बराबर लिखिएगा 100/F, यानी 100/F। तो अब यहां पर दोस्तों देखने वाली ये बात है कि आपका जो दिया है 100, F के मान कितना 20, तो 20 × 25 100। तो अब देखिए उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है, उत्तल लेंस का धनात्मक होता है, इसलिए क्या इसका माने +5 डायोप्टर। तो आपके ऑप्शन में कितना दिया है, +4 डायोप्टर। तो दोस्तों 4 डायोप्टर -2 डायोप्टर प्लस डायोप्टर -4 डायोप्टर, ये सब आपके ऑप्शन क्या होगा, एक गलत है, कोई इसमें नहीं है उसका। इसका सही जवाब होगा कितना, +5 डायोप्टर। अगर इसको क्या करना है, सही बनाना पड़ेगा, तो आप 20 के जगह पर 25 कर दीजिए। तो अगर फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर तो 25 चौका 100, तब 4 आपका +4 डायोप्टर होगा, ठीक है। तो 25 दिया होगा तो +4 डायोप्टर होगा, और 20 होगा तो इसमें से कोई आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो सबसे बेटर है दोस्तों आप लोग फोकस दूरी को क्या 20 के जगह पर 25 कर लीजिएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चले दोस्तों, मेरा इस वीडियो के 12 नंबर प्रश्न है, दिया कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर थी, इसकी क्षमता क्या होगी। तो उसी प्रकार दोस्तों हमारा अवतल लेंस से जो होता है वो माइनस होता है, ठीक है। तो अवतल लेंस की जब दिया रहेगा तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा होता है P बराबर -100/F, ठीक है। तो यहां पर माइनस में आपका 100 बाटा में 20, तो 20 × 25 100, तो -5 डायोप्टर। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा कितना, -5 डायोप्टर। समझ में आ गया, नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। फिर इस प्रकार वीडियो हम बनाने के लिए तैयार रहते, कभी भी आप लोग क्या करेंगे, सहायता करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग कमेंट करना भूलिए मत।
तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा 13 नंबर प्रश्न बोलता है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है तो इसकी क्षमता होगी। तो इसकी क्षमता क्या होगी, तो क्या करें, इसको सबसे पहले लिखेंगे P बराबर, अब उत्तल लेंस से तो प्लस में होगा, माइनस में नहीं होगा, तो 100 बाटा में F, तो यहां पर 100 बाटा 0.2 हो गया। तो हम क्या करेंगे उसे, अब इस 100 बाटा में 2 अब बाटा 10.1 अंक के बाद है तो बाटा में 10 हो जाएगा। तो अब यहां पर दोस्तों आपका संख्या जो पलटी मारेगा, तो पलटी मारेगा तो आ जाएगा यहां पर क्या जाएगा 100 गुणे 10 अब बाटा में कितना 2। तो अब देखिए ये कटेगा 2 पच्चे, देखिए ध्यान से देखते रहिएगा, तो 2 पच्चे 10, 5 बार में कट जाएगा। तो अब ये 100 गुणे 5 तो बड़ा कितना 500, तो 500 मीटर होगा। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो बाटा में क्या करेंगे हम 100 से भाग करेंगे। क्यों 100 से भाग करेंगे कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर, 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आ गया 5 आ गया, तो इसलिए 5 डाइऑप्टर होगा। तो 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा आपके +5 डाइऑप्टर। तो चले दोस्तों, मेरा 14 नंबर प्रश्न होगा इस वीडियो के, आप पूरे गौर से वीडियो को देखते रहिए, पक्का इस साल गर्दा मचने वाला है, पूरे धाकर रिजल्ट होने वाला है, 400 नंबर से अधिक नंबर आएगा। अगर अपना 400 से ज्यादा नंबर लाना चाहते तो इस चैनल से जल्द ही जुड़ जाइए, अपने भी सपने को क्या कर लिए पूरे करिए। तो चले दोस्तों, मेरा 14 नंबर प्रश्न बोलता है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसे किसी बीम का सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब पाने के लिए बीम को रखना होगा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों लेंस से 10 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ये गलत है, लेंस से 10 सेंटीमीटर की कम दूरी पर। तो यही दोस्तों इस क्वेश्चन के सही जवाब होगा, ये लेंस से 10 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखेंगे तो हम क्या करेंगे प्रतिबिंब को हम माने रखेंगे तो उसे बीम को सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब के लिए माने उसका फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तैयार होगा, कम 10 सेंटीमीटर की कम दूरी पर रखेंगे तब। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा 15 नंबर प्रश्न होगा। 15 नंबर प्रश्न है उत्तल लेंस, यहां पर ये उत्तल है, उत्तल कर लीजिएगा। तो उत्तल लेंस पर प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश किरण पड़ रही है तो और उसके दूसरी ओर प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीचों एक उदग्र पर्दा रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है पूरा पर्दा समान रूप से प्रकाशित होगा, बी दिया है पर्दा बीच में अधिक प्रकाशित होगा, सी दिया पर्दा किनारे पर अधिक प्रकाशित होगा, डी दिया पर्दे का निचला भाग अधिक प्रकाशित होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा क्या पर्दा के बीच में अधिक प्रकाशित होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी पर्दे बीच में अधिक प्रकाशित होगा, बीच में का उसका प्रकाश ज्यादा होगा। तो चले दोस्तों, मेरा इस वीडियो के 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न बोलता है कि यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस दूरी के दुगुनी दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा तथा छोटा बनेगा। माने ऑप्शन में दिया है सीधा काल्पनिक सीधा तथा छोटा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा बनेगा, ऑप्शन सी में दिया है वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनेगा, डी में दिया है वास्तविक उल्टा तथा आवर्धित बनेगा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों वास्तविक उल्टा तथा आवर्धित बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चले दोस्तों, मेरा 17 नंबर प्रश्न है इस वीडियो के, जब कोई वस्तु अनंत पर रहती है
तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया फोकस तथा लेंस के बीच, ऑप्शन बी में फोकस पर, ऑप्शन नंबर सी में फोकस की दुगुनी दूरी पर, ऑप्शन नंबर डी में फोकस तथा अनंत के बीच। तो इसका सही जवाब होगा आपका फोकस पर। कहां पर? फोकस पर, यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी जब क्या करेंगे, फोकस पर होगा तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब क्या होगा, तैयार होगा। तो चले दोस्तों, मेरा 18 नंबर प्रश्न है कि लेंस की क्षमता, क्वेश्चन बोलता है कि लेंस की क्षमता व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में फोकस दूरी का दुगुना होगा यहां पर। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि फोकस दूरी के बराबर, सी में दिया है फोकस दूरी का व्युत्क्रम, डी में दिया है फोकस दूरी से कम। तो दोस्तों इसका मेरा सही जवाब होगा फोकस दूरी का व्युत्क्रम, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी फोकस दूरी का व्युत्क्रम। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा 19 नंबर प्रश्न है। आप लगातार वीडियो में बने रहिए, पूरे आप लोग के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आ गए। तो दोस्तों आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सके। तो इसलिए दोस्तों नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को ऑन कर लीजिए। तो चले दोस्तों, मेरा 19 नंबर प्रश्न बोलता है कि आंख के गोले के सामने की बीच वाली पारदर्शी परत को कहते हैं, यानी बोलते हैं आंख के गोले के सामने की बीच वाली पारदर्शी परत को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया कॉर्निया, बी में दिया आइरिस, सी में दिया रेटिना और डी में दिया तंत्रिका। तो हम क्या करते, बीच वाले माने गोले के सामने की बीच वाली जो पारदर्शी परत होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्निया। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 19 के ए। तो चले दोस्तों, मेरा 20 नंबर प्रश्न है, 20वां प्रश्न है इस वीडियो के। बोल रहा है कि मानव नेत्र की पुतली के आकार को नियंत्रण करने वाला होता है, यानी मानव नेत्र की पुतली के जो आकार होता है वो आकार को नियंत्रण करने वाला होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी में दिया आइरिस, ऑप्शन नंबर सी में दिया सिलियरी पेशिया, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा हमारा सिलियरी पेशिया, सिलियरी पेशिया, ऑप्शन नंबर सी। तो मेरा 21 नंबर प्रश्न दिया है कि मनुष्य की आंखें वस्तु की प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस भाग पर बनती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया कॉर्निया, बी में दिया परितारिका, सी में दिया पुतली, डी में दिया रेटिना या दृष्टिपटल। तो इसका सही जवाब होगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर, तो इसका सही जवाब होगा प्रकाश के वो, सही जवाब होगा इसका रेटिना, ऑप्शन नंबर डी, क्या जगह रेटिना। यानी प्रश्न बोलता है कि मनुष्य की आंखें वस्तु की प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस भाग पर बनती है। तो कहां बनता है, रेटिना पर बनता है। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा 22 नंबर प्रश्न होगा। 22 नंबर प्रश्न दिया है कि मानव नेत्र की रेटिना में शंकु रूपी सेल प्रतिक्रिया दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रकाश की तीव्र की, ऑप्शन नंबर बी में दिया प्रकाश के वर्ण की, ऑप्शन नंबर सी में दिया प्रकाश के अपवर्तन की, डी में दिया प्रकाश के चाल की। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकाश के वर्ण की, प्रकाश के वर्ण की। सही जवाब होगा प्रकाश के वर्ण की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट।
तो 23 नंबर प्रश्न है इस वीडियो के, मेरा 23 नंबर प्रश्न दिया है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, तो ऐसा हो पाने का कारण है। ऑप्शन नंबर ए में दिया जरा दूरदृष्टिता, ऑप्शन नंबर बी में दिया असमंजन क्षमता, सी में दिया निकट दृष्टि और डी में दिया दीर्घ दृष्टि। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा स्मंजन क्षमता, यानी स्मंजन क्षमता, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न है सामान्य आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब है। ऑप्शन नंबर ए में दिया कि आभासी और सीधा होता है, बी में दिया वास्तविक और सीधा होता है, सी में दिया वास्तविक और उल्टा होता है, डी में दिया आभासी और उल्टा होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर सी। तो चले दोस्तों अगला प्रश्न दिया 25 नंबर प्रश्न दिया इस वीडियो के, मेरा 25 नंबर प्रश्न बोलता है सामान्य नेत्र के लिए दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, यानी सामान्य नेत्र के लिए सबसे कम दूरी कितना होता है 25 सेंटीमीटर। तो जी हाँ दोस्तों सही जवाब होगा 25 सेंटीमीटर, इस क्वेश्चन का सही जवाब 25 सेंटीमीटर। इसके बाद प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है, ये सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है, तो दूर बिंदु कितना होता है उसका अनंत होता है, कोई उसका क्या अंत नहीं होता है, इसलिए उसका क्या होता है अनंत। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी अनंत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निकट दृष्टि वाला आंख साफ साफ देख सकता है, निकट दृष्टि वाला आंख साफ साफ देख सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया निकट की वस्तु को, ऑप्शन नंबर बी में दिया दूर की वस्तुओं को, सी में दिया है कि निकट तथा दूर दोनों वस्तुओं को, डी में दिया केवल बड़ी वस्तु को। तो सही जवाब होगा निकट की वस्तु को, यानी ऑप्शन नंबर ए निकट की वस्तु को। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा 28 नंबर प्रश्न है निकट दृष्टि वाला नेत्र अधिक से अधिक जिस दूरी के वस्तु को स्पष्ट देख पाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया निकट बिंदुओं की दूरी, बी में दिया दूर बिंदु की दूरी, सी में दिया स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, डी में दिया अबिंदुकता। तो इसका सही जवाब होगा आपके माने ऑप्शन नंबर बी, यानी दूर बिंदु की दूरी। क्या जगह दूर बिंदु की दूरी, सही होगा दूर बिंदु की दूरी, ऑप्शन नंबर बी। तो चले दोस्तों 29 नंबर प्रश्न है निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा क्या उत्तल लेंस। क्या होगा उत्तल लेंस, यानी उत्तल लेंस का प्रयोग करके हम क्या करते हैं निकट दृष्टि दोष को हम दूर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, 30 नंबर प्रश्न दिया है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि दीर्घ दृष्टि, ऑप्शन नंबर बी में दिया है निकट दृष्टि, सी में दिया अबिंदुकता, डी में दिया है जरा दृष्टि, जरा दूर दृष्टि। तो इसका सही जवाब होगा हमारा क्या हो जाएगा निकट दृष्टि। तो निकट दृष्टि ऑप्शन नंबर बी, क्या जगह निकट दृष्टि ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 31 है
इस वीडियो के मेरा 31 नंबर प्रश्न, निकट दृष्टि वाले मनुष्य चश्मे में होता है। यानी 31 नंबर प्रश्न, निकट दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। तो निकट दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया कि उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस और समतलोत्तल लेंस। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों अवतल लेंस। यानी निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष को देखने के लिए चश्मे में का अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो चले दोस्तों, मेरा 32वां प्रश्न है कि दीर्घ दृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकते हैं। दीर्घ दृष्टि वाले जो हमारे आंख है साफ साफ देख सकते हैं किसकी? दूर की वस्तु को। यानी सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी दूर की वस्तु को मेरा क्या दीर्घ दृष्टि वाली जो आंख है वो क्या साफ साफ किसी वस्तु को देख सकता है। कौन? दूर की वस्तु को। नजदीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, दूर की वस्तु केवल साफ साफ देखेगा। तो चले दोस्तों, मेरा 32 नंबर प्रश्न है कंप्लीट हो गया। अब 33 नंबर प्रश्न है कि दीर्घ दृष्टि वाला नेत्र कम से कम जिस दूरी के वस्तु को देख सकता है उसे कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो निकट बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? निकट बिंदु। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, या निकट बिंदु। या दीर्घ दृष्टि वाला जो नेत्र होता है कम से कम जिस दूरी के वस्तु को अगर देखेगा तो उसे हम कहते हैं निकट बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? निकट बिंदु। तो चले दोस्तों, इसके बाद हमारा क्या 34 नंबर प्रश्न है। 34 नंबर प्रश्न है कि दीर्घ दृष्टि दोष से दूर करने के लिए चश्मे में प्रयोग किया जाता है। यानी दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। दूर दृष्टि दोष को दूर करना होगा तो क्या चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, तभी हमारा क्या दूर दृष्टि दोष का दूर हो सकता है। तो चले दोस्तों, मेरा 35 नंबर प्रश्न है। इस वीडियो का 35 नंबर प्रश्न बोल रहा प्रश्न कि जारा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कान में लाया गया लेंस होता है। यानी जारा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कान में लाया गया है। ऑप्शन नंबर ए में बोलते हैं उत्तल लेंस, बी में बोलते हैं अवतल लेंस, सी में बोलते हैं बेलनाकार, डी में बोलते हैं बाइफोकल लेंस। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बाइफोकल लेंस। यानी हम क्या करते हैं? जारा दृष्टि दोष को दूर करना हो तो बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाइफोकल लेंस। तो चले दोस्तों, मेरा इस वीडियो के का 36 नंबर प्रश्न होगा। बोल रहा प्रश्न कि किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रकाश किरण, ऑप्शन नंबर ए में बोलता है कि अपने पूर्व पथ पर का गमन करती है, बी में दिया पूर्व पथ के समांतर पार्श्व विस्थापन के साथ गमन करती है, सी में दिया पूर्व पथ के एक कोण पर विचलित हो जाती है, और डी में दिया है प्रिज्म में प्रवेश नहीं करती है। तो इसका सही जवाब होगा कि पूर्व पथ के एक कोण पर विचलित हो जाती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद मेरा 37वां प्रश्न है। इस वीडियो के मेरा 37वां प्रश्न दिया है कि प्रिज्म में इनमें से किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। यानी प्रिज्म में सबसे किस रंग का विचलन माने कम होता है? लाल रंग का, पीला रंग का, नीला रंग का, बैगनी रंग का। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा लाल रंग का। लाल रंग का विचलन क्या होता है? सबसे कम होता है। इसके बाद मेरा क्या 38 नंबर प्रश्न है। तो 38 नंबर प्रश्न दिया है, बोलता है श्वेत प्रकाश में कितने वर्ग होते हैं। यानी श्वेत प्रकाश में कितने वर्ग होते हैं? 5, 3, 8, 7। तो सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी 7। श्वेत प्रकाश में 7 वर्ग होते। कितने वर्ग होते हैं? 7 वर्ग होते हैं। इसके बाद 39 नंबर प्रश्न है, बोल रहा इनमें से किस रंग का तरंग धैर्य अधिक होगा। यानी नीले रंग का तरंग धैर्य अधिक होगा कि लाल रंग का, कि पीला रंग का, कि बैगनी रंग का। तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी लाल रंग का तरंग धैर्य क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरा 40 है।
40 नंबर प्रश्न बोलता है यहाँ पर कि प्रिज्म से गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश 7 वर्णों में विभक्त हो जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया अपवर्तन, बी में दिया परावर्तन, सी में दिया स्मंजन, डी में दिया वर विक्षेपण। तो प्रिज्म से गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में अलग अलग बट जाते हैं, तो बटने की घटना को क्या बोलते हैं? वर विक्षेपण। यानी ऑप्शन नंबर डी वह सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा 41 नंबर प्रश्न होगा, बोलता है प्रिज्म से गुजरने के बाद श्वेत किरण क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगीन हो जाती है, बी में दिया है कि प्रिज्म के अपने गुण के कारण, सी में दिया कि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, डी में दिया इसका कोई कारण नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चले दोस्तों, इस वीडियो के मेरा 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर आपका प्रश्न दिया कि प्रिज्म में प्रकाश से के वर्ण क्या दिया है? प्रिज्म में प्रकाश से के वर्ण विक्षेपण का कारण है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि प्रकाश की आवृत्ति, बी में दिया प्रकाश की चाल में परिवर्तन, सी में दिया प्रकाश का छितराव यानी फैलाव, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी यानी प्रकाश की चाल में परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद दोस्तों मेरा 43 नंबर प्रश्न दिया है कि वायुमंडलीय सूक्ष्म कणों से प्रकाश के भिन्न भिन्न दिशाओं में छितराव को कहते हैं। तो छितराव को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का परकिंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परकिंडन। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न के मेरा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रकाश का परकिंडन। तो चले दोस्तों, मेरा क्या 44 नंबर प्रश्न है इस वीडियो के, बोल रहा है कि लघु तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का परकिंडन होता है, यानी लघु तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का जो परकिंडन होता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है सबसे कम, बी में दिया है सबसे अधिक, सी में दिया न अधिक न कम, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मेरा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सबसे कम, ऑप्शन नंबर बी सबसे कम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है कि तारे टिमटिमाते वायुमंडल में प्रकाश के, ऑप्शन नंबर ए में दिया अपवर्तन के कारण, बी में दिया है प्रकाश के अस्थायी अपवर्तन के कारण, सी में दिया है परकिंडन के कारण, डी में दिया वर विक्षेपण के कारण। तो इसका सही जवाब होगा प्रकाश के अस्थायी अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अस्थायी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरा 46 है, बोलता है प्रकाश का नीला रंग होने का कारण है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है परकिंडन, बी में दिया अपवर्तन, सी में दिया ध्रुवर, डी में दिया वर विक्षेपण। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी परकिंडन, यानी परकिंडन के कारण ही आकाश का जो रंग होता है वो नीला क्या होता है दिखाई देता है। तो चले दोस्तों, मेरा 47 नंबर प्रश्न है इस वीडियो के, मेरा 47 नंबर प्रश्न दिया है कि किसी विद्युत परिपथ में एकांत धनात्मक आवेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापक है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया विद्युत धारा का, बी में दिया विभवांतर, सी में दिया प्रतिरोध, डी में दिया शक्ति। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी विभवांतर, यानी इसका क्या होगा विभवांतर होगा, यानी उसका मापक क्या होगा विभवांतर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरा इस वीडियो का 48 नंबर है, बोल रहा है कि विभवांतर को मापने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति काम में लाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया
पोटेंशियोमीटर, क्या दिया पोटेंशियोमीटर, बी में दिया एमीटर, सी में दिया गैल्वेनोमीटर, डी में दिया वोल्ट मीटर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी वोल्ट मीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 दिया है कि धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, यह धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि एमीटर, बी में दिया है कि वोल्ट मीटर, सी में दिया वोल्टामीटर, डी में दिया मैनोमीटर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वोल्ट मीटर। क्या होगा? वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर बी यानी वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर जो होता है वो हमारा क्या धारा मापने का एक यंत्र होता है, यानी धारा मापने के यंत्र को क्या बोलते हैं? हम वोल्ट मीटर कहते हैं। तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा आखिरी प्रश्न होगा 50 नंबर दिया कि विद्युत धारा की प्रबलता का मात्रक है। तो विद्युत धारा की प्रबलता का मात्रक के दिया ऑप्शन नंबर ए में कि एम्पियर, बी में दिया वोल्ट मीटर वोल्ट, सी में दिया ओम, डी में दिया जूल। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी एम्पियर। क्या होगा? एम्पियर। सही जवाब होगा एम्पियर। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग के सामने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए, वीवीआई क्वेश्चन जिसको बोला जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपका बिहार बोर्ड एग्जाम में जो आपका 2024 में पूछे जाने वाला प्रश्न आप सभी के सामने लेकर आ गया हूं। तो दोस्तों आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार था कि जल्दी ऑब्जेक्टिव सर का अपलोड कीजिए। तो आप लोग के का ऑब्जेक्टिव क्या अब आप लोग लगातार चैनल पर अपलोड होते रहेगा, आप लोग का देखते रहिए पूरे, आप लोग कॉन्फर्म है यहां से मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा क्या 99% 999 का परसेंट क्या यहाँ पर मेरा क्वेश्चन टच करेगा एग्जाम में। तो इसलिए दोस्तों फिर मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट डे, तब तक जय हिंद जय भारत।